प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने आपकी मेन जो कोर्स बुक है हिंदी की क्षितिज भाग 2 जो 10th क्लास की मेन हिंदी की कोर्स बुक है, इसके शुरुआत काव्य खंड से होती है और काव्य खंड के शुरू के दोनों ही चैप्टर्स महात्मा सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन हमने किया था। तत्पश्चात गद्य खंड की शुरुआत हुई थी और गद्य खंड से हमने फर्स्ट चैप्टर के रूप में स्वयं प्रकाश की रचना नेताजी का चश्मा नामक पाठ का अध्ययन किया था, जो 10वें चैप्टर के रूप में है। अब हमें गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर यानी पाठ 11 बाल गोविंद भगत जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है उसका अध्ययन करना है। आशा है कि अभी तक के जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं आप उसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे, उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे होंगे जैसा आपको निर्देश दिया गया है और उससे लाभ उठा रहे होंगे। जो भी कठिनाइयाँ उसमें आ रही होंगी उसको अंडरलाइन करके आप रख रहे होंगे कि आने वाले दिनों में जब हम और आप एक साथ एक दूसरे के सामने होंगे तो उन समस्याओं को सुलझाया जाएगा, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा, उन चीज़ों को जिनका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया उसको समझाने का प्रयास करा जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर यानी पार्ट 11 जो गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर के रूप में है। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की इस रचना का अध्ययन करते हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र के माध्यम से हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति के स्वभाव, चाल चलन, रहन सहन, उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हुए हमें अपने जीवन में किस तरह से अभावों में भी मुस्कुराते हुए हम अपना जीवन जी सकते हैं, किस तरह से हम जहाँ भी हैं वहाँ मनुष्यता की, लोक संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना जीवन अमन चैन से जी सकते हैं। इन सारी जानकारियों को बाल गोविंद भगत के जीवन को आधार बना करके राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने हमारे सामने रखा है, जिनका चरित्र, जिनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम किस तरह से अभाव में भी मुस्कुराते हुए ईश्वर की कृपा और ईश्वर में आस्था रखते हुए हम अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं और इस जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बाल गोविंद भगत को राम वृक्ष बेनीपुरी ने सदगृहस्थ संत कहा है, संत कहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना घर परिवार हो, जो बैरागी न हो, लेकिन संतों के सारे लक्षण जिसके अंदर भरे हों, जो आवश्यकता से अधिक सहनशील हो, जो लोक संस्कृति का पालन करने वाला हो, लेकिन रूढ़ियों और ऐसी परंपराओं जो अब आज के समाज में अर्थहीन हो गए हैं उनका विरोध करने वाला हो और सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हो, दूर दूर तक जिसके अंदर स्वार्थ की भावना न हो और जो जितना भी ईश्वर ने उसे दे दिया उसी में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति का हो। ये जो लक्षण हैं, ये जो गुण हैं वो संतों के हैं और ये संतों के सारे लक्षण जिस गृहस्थ के जीवन में हो निश्चित रूप से वो भी संत ही होता है और इसलिए लेखक की नज़र में बाल गोविंद भगत एक सच्चे संत थे। उनको सदगृहस्थ संत की उपाधि देता है और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हुए हमें प्रेरणा देने का प्रयास करता है कि किस कदर हम अपने घर परिवार में
में रहते हुए, समाज की भलाई करते हुए, लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हैं। लेकिन कि इस पाठ का अध्ययन करें उससे पहले हमें रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ लेनी है। उनके जीवन परिचय के रूप में जो उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं उसको अध्ययन करना है। उसके बाद इस पाठ का मूल सारांश क्या है वो आपके सामने रखा जाएगा। पुनः आप किताब लेकर के सामने बैठेंगे और एक एक पैराग्राफ उस पूरे पाठ का अध्ययन करते हुए उसका वाचन करते हुए उसकी व्याख्या की जाएगी, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो आइए पहले रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का निधन बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही हो जाने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनके जो आरंभिक जीवन है, प्रारंभिक जो जीवन के आरंभिक जो वर्ष है वो काफ़ी संघर्ष में, अभाव में और कठिनाइयों में बीते। और यही कारण है कि 10वीं तक की शिक्षा किसी तरह से प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में, राष्ट्रीय स्वाधीनता जो आंदोलन था उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करने लगे और इसके वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। एक सच्चे अर्थों में कहें तो ये एक साहित्यकार तो थे ही, अपने साहित्य के माध्यम से भी और आंदोलनों में भाग लेकर एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका अदा करते हुए इन्होंने अपने देश की आज़ादी में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके कारण कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। 1968 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। चूँकि बहुत ही अच्छे प्रतिभावान पत्रकार थे रामवृक्ष बेनीपुरी, इसलिए 15 वर्ष की रचनाकार थे, इसलिए 15 वर्ष की अल्पावस्था में ही, 15 वर्ष की अल्पावस्था का मतलब क्लास 10th में पढ़ने वाला बच्चा, आपकी जो उम्र है 14 से 15 वर्ष, यही अवस्था थी उनकी। लेकिन इस अवस्था में ही उनकी छोटी बड़ी बहुत सारी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और उन्होंने आगे चलकर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया उन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का नाम निम्नलिखित है, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, युग, जनवाणी और नई धारा, ये उन पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं जिसके संपादन उन्होंने किया। और गद्य की विविध विधाओं में, गद्य की जो भी प्रचलित विधाएं हैं, चाहे वो निबंध हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, इन सब में एक से बढ़कर एक रचनाएं इन्होंने दी। यानी हिंदी साहित्य में गद्य की जितनी भी प्रचलित विधाएं उस जमाने में थी उन सब में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और यही कारण है कि अनेक प्रकार की, यानी अनेक शैलियों में रचना करने, गद्य की विभिन्न शैलियों में एक से बढ़कर एक रचनाएं करने के कारण इनको कलम का जादूगर उपनाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कलम का जादूगर किस साहित्यकार का उपनाम है? तो कलम का जादूगर इनके गद्य की अनेकों विभिन्न शैलियों में एक से एक बढ़ करके रचनाएं लिखने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। और उसका प्रमाण आपको देना चाहेंगे कि आप इनकी जो भी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, और इनकी सारी रचनाओं को बेनीपुरी रचनावली नाम के पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसके 8 भाग हैं। 8 खंडों में बेनीपुरी